गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और हमारे साथ मौजूद हैं जया। आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 496 मामले सामने आ चुके हैं। बेहद सजग रहने की आपको जरूरत है। जो 4 जून के बाद बताया जा रहा है दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस है। और इस बीच दिल्ली में कोरोना से एक मौत भी हुई है शारिक। लेकिन रेसिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ डॉक्टरों की इमरजेंसी मीटिंग के बाद कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स हड़ताल वापस ले सकते हैं, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी। और डॉक्टरों की 2 अहम मांगे हैं। सोमवार को पुलिस की बदसलूकी के लिए माफी मांगी जाए। पुलिस की ओर से अब तो कोई माफी नहीं आई है। और दूसरी मांग ये भी है कि नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग की लिखित गारंटी मिले। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री पुलिस बदसलूकी के लिए खेद जता चुके हैं। इस बीच एम्स के रेसिडेंट डॉक्टरों ने कल का प्रदर्शन वापस ले लिया। मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उससे हमें लग रहा था कि मिनिस्टर साहब एक तो नीट पीजी के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया और बिल्कुल, और कल जो मेडिकल फ्रेटर्निटी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हुआ था उस पे जो उन्होंने खेद व्यक्त किया। लेकिन उसके बाद जो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है कि दिल्ली पुलिस और उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं आना, इसी वजह से आप हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा आश्वासन के बावजूद हम अभी ये देखना चाहते हैं कि इस आश्वासन जो मिनिस्टर साहब ने दिया है उसमें वो क्रेडिबल है कि नहीं। इन तस्वीरों में जिन महिलाओं को दिल्ली पुलिस के जवान खींच कर ले जा रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं, बल्कि कोविड में अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर हैं। आप अगर वो चोट दिखा पाए हमारे। सफदरजंग में डॉक्टर जी प्रियंका हमें अपने पैरों और हाथों के घाव दिखा रही हैं। डॉक्टर प्रियंका का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ मारपीट की है। सिर्फ डॉक्टर प्रियंका को ही नहीं, बल्कि कई और डॉक्टर हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग से चोटें आई हैं। साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेल कॉप्स हैं, फीमेल कॉप्स हैं, लेकिन उन्होंने हमें वो एक साइड में है। मेल कॉप्स मेनली सब लोगों को हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टरों और सरकार की इस खींचतान के बीच दिन भर सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीज परेशान रहे। लड़का को चोट लग गई है, टूट गई हड्डी। कह रहा हड़ताल चलेगा, कोई गारंटी नहीं है ऑपरेशन हो जाए। क्या करें सर, गरीब आदमी है, मजदूरी करके खाते हैं सर। रोज जाते हैं 30 रुपये किराया लगता है। 300 रुपए किराया लगता है। काम नहीं है कुछ नहीं, अकेले हैं, कमाने वाले 30 दिन बच्चे हैं। क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे साहब। सुबह आए 5 बजे, लाइन लगा के डेट डलवाए, सब कुछ डलवाए। अब डेट डलवा के क्या नाम है, जो डॉक्टर के पास गए तो वहाँ कुछ नहीं बोला। मतलब वो लिख दिया क्या नाम है, अभी स्ट्राइक है, स्ट्राइक के बाद आना। दिल्ली पुलिस द्वारा डॉक्टरों से की गई अभद्रता के बाद नाराज डॉक्टरों ने मंगलवार को दिल्ली के सभी अस्पतालों में काम बंद कर दिया। सफदरजंग अस्पताल के परिसर में हजारों की तादाद में डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को घेरने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ निकले तो दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल को छावनी में तब्दील कर डॉक्टरों को कैंपस में ही रोक लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अपना रुख नर्म करते हुए डॉक्टरों के साथ मुलाकात कर उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया और उनके साथ हुए सलूक के लिए खेद जताया। सभी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मेरी आज विस्तार से मीटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। सरकार से मिले आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने भी अपना रुख नर्म किया है। मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उससे हमें लग रहा था कि मिनिस्टर साहब एक तो नीट पीजी के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया और बिल्कुल, और कल जो मेडिकल फ्रेटर्निटी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हुआ था उस पे जो उन्होंने खेद व्यक्त किया। लेकिन उसके बाद जो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है कि दिल्ली पुलिस और उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं आना, इसी वजह से आप हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा आश्वासन के बावजूद हम अभी ये देखना चाहते हैं कि इस आश्वासन जो मिनिस्टर साहब ने दिया है उसमें वो क्रेडिबल है कि नहीं। जिन डॉक्टर्स पर फूल बरसाए गए थे अब वो सड़कों पर ना आ जाएं दिल्ली की,
इसलिए पुलिस लगा करके उनको बैरिकेड लगा करके अस्पताल के अंदर ही रोक दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर्स जो तीसरी वेव की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये वाकई में दुखद है। फिलहाल सरकार से आश्वासन मिल रहा है इन्हें, लेकिन जब तक इन 42 डॉक्टर्स जिनकी नीट पीजी की काउंसलिंग होनी है तब तक वो लोग आ नहीं जाते इन अस्पतालों में, तब तक इन डॉक्टर्स को राहत नहीं मिलने वाली। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से परहेज नहीं कर रहे। ऐसे में सरकार ने सख्ती करने का मन बनाया और दिल्ली में येलो अलर्ट लागू कर दिया। दिल्ली में कोविड के मामले 2 हफ्ते में 166% बढ़ गए। इस दौरान किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी, उसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट है जिस पर नजर डालिए। सिनेमा हॉल से लेकर जिम तक सब अब बंद कर दिए गए। इस हुजूम में बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार ने और सख्त पाबंदियों की बात की है। दिल्ली में कोविड के मामले 2 हफ्ते में 166% बढ़ गए हैं। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज नहीं है। 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं, लेकिन क्या करें, जरूरी है। दिल्ली में येलो अलर्ट का मतलब है सभी स्कूल कॉलेज बंद, सिनेमा जिम स्पा बंद, रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, बस मेट्रो में आधी क्षमता तक सवारी, शादी और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग। जिम मालिक अब एक और लॉकडाउन से परेशान है। पिछले 2 सालों में हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। हम इस समय बहुत दबाव में हैं और इस लॉकडाउन के बाद ये इंडस्ट्री खत्म हो सकती है। आज जो दिल्ली येलो अलर्ट पर गया है, केसेस की बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से यहाँ की मशहूर सरोजनी नगर मार्केट ऐसी दिख रही है। भीड़ अभी भी है और कई लोगों ने मास्क उतार रखे हैं, लेकिन जल्द ही माहौल बदल सकता है क्योंकि दिल्ली तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के ILBS की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के मुताबिक दिल्ली में पहले कोविड के सभी मामलों में ओमिक्रॉन के बस 2 से 3% केस थे, जो अब 30% से ऊपर हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं। हमारे अनुभव के अनुसार ओमिक्रॉन के मामले 2-3% से 30% तक बढ़े हैं, जो कि आने वाले समय में बढ़ेंगे। आने वाले समय में ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा फैलने वाला कोरोना का वेरिएंट बन सकता है। कोविड की फिर से बढ़ती रफ्तार देख मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के प्रमुख सचिवों से मुलाकात की और तीसरी लहर के लिए तैयारी का जायजा लिया। मोहम्मद मुरसलीन के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की, जिनके यहां कानपुर और कन्नौज में पड़े छापों में मिला करीब 200 करोड़ कैश 46 बक्सों में भर के स्टेट बैंक में जमा किया गया और 23 करोड़ के विदेशी सोने की भी जांच अब हो रही है। लोग हैरत में हैं कि अक्सर पुराने स्कूटर पर पैजामा और हवाई चप्पल पहनकर चलने वाले पीयूष जैन के पास ये बेहिसाब दौलत आखिर आई कहां से। कानपुर की आनंदपुरी कॉलोनी में ये पीयूष जैन का घर है, वो मशहूर पीयूष जैन जिनके घर पे रेड हो रही है। पॉश लोकेलिटी है ये, साफ सुथरी सड़कें हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन इनका घर बमुश्किल 2000 स्क्वायर फीट जमीन पे बना होगा। और एक कहावत है कि कई लोग कहते हैं कि लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं, यानी खत में क्या लिखा है ये लिफाफा ऊपर से देख के समझ जाते हैं, लेकिन आप इस घर को देख करके ये नहीं समझ सकते कि इस घर के अंदर से 177 करोड़ रुपए बरामद हुए होंगे। पीयूष जैन का घर अंदर से बंद है, घर का गार्ड अंदर ही है। पड़ोसी बताते हैं कि पीयूष घर में लोगों को नहीं बुलाते थे, बल्कि घर के बाहर अगर कोई खड़ा हो जाए तो गार्ड उसे फौरन वहां से जाने कहता था। आप लोग को ये अंदाज किसी को यहाँ नहीं होगा कि कोई इतनी बड़ी बरामदगी यहाँ को भी अंदाजा नहीं, किसी को उम्मीद तक नहीं कितना अमाउंट निकलेगा इनके। ये बक्से रजाई गद्दे रखने के लिए नहीं हैं, बल्कि पीयूष जैन की नोट भरने को उनके कन्नौज के घर लाए गए हैं।
कन्नौज और कानपुर में उनके घरों से बरामद करीब 200 करोड़ की गड्डियां 46 बक्सों में भर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा की गई हैं। ये पैसा कहां से आया? ये क्या टैक्स चोरी है? और अगर टैक्स चोरी हुई तो किस तरह से ये टैक्स चोरी हुई जिससे इतना कैश जमा हुआ? इनकी 2 फर्म चलती थी, त्रिमूर्ति फ्रेगनेंसेस के नाम से और ओडो कैम के नाम से चलती थी। दोनों का इनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था और ये लोग टैक्स का मालूम जानकारी थी कि उनको टैक्स जमा करना है, लेकिन ये लोग टैक्स जानते हुए भी नहीं जमा कर रहे थे और ये सब काम कैश में होता था। पीयूष के कन्नौज घर से 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। ये सोना विदेशी ब्रांड का है जिसकी जांच हो रही है। पीयूष जैन के घर से मिले कैश की तो जांच चल ही रही है, लेकिन उनके घर से जो 23 किलो विदेशी सोना मिला है उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब इस मामले की जांच डीआरआई कर रही है कि आखिरकार ये सोना कहां से आया, क्या इसके पीछे गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट है और क्या इस सोने की कस्टम ड्यूटी चुकाई गई थी। पीयूष प्रोफेशनल केमिस्ट हैं। उनके कन्नौज के घर में केमिकल से खुशबू तैयार करने की पूरी लैब है। मशहूर पान मसालों में इनकी तैयार खुशबू इस्तेमाल होती है। एक बार इसकी लत लग जाने पे ग्राहक वही खुशबू मांगता है। पीयूष के पड़ोसी कहते हैं कि वो अक्सर कुर्ता पैजामा और चप्पल पहनकर बजाज प्रिया स्कूटर से घूमते दिखते हैं। जांच एजेंसी कहती हैं कि शायद वो ऐसा इसलिए करते होंगे ताकि उनकी दौलत लोगों की नजरों में ना आए। इनका स्वभाव इतना नॉर्मल था कि हमेशा जब तीर पास में चलते भी थे तो कोई बड़े परिवहन का प्रयोग नहीं करते थे, हमेशा स्कूटर से प्रयोग करके उसी से जाते थे। ये तो पता था इनका पैसा है, लेकिन ये नहीं मालूम था इतना ज्यादा पैसा है। पेनाल्टी के संबंध में पीयूष जैन के वकील अब अदालती लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि वह बरामद रकम पे टैक्स और जुर्माना देने को तैयार हैं। हमारे वकील ने अंडर कस्टडी ही एप्लीकेशन दी थी DGGI अहमदाबाद को कि साहब आपने चूंकि ये पैसा हमारा कहा है और हमारे नाम से ही SBI में इसको जमा कर दिया है, तो आप इसकी जो पेनाल्टी और इंटरेस्ट बनता है वो आप हमसे ले लें। जांच एजेंसी कहती है कि व्यापारी ने टैक्स चोरी की इसलिए रेड हो रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके यहाँ रुपया पकड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल चुनाव से पहले चूंकि छापे पड़ रहे हैं इसलिए इस पे सियासत होना लाजमी है। अब अदालत में साबित होगा कि किसने चोरी की, कितनी की और की या नहीं की। कानपुर में विनीत वर्मा, आलम और अरुण अग्रवाल के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। मालेगांव में 2008 में बम धमाका हुआ था, कई लोगों की जान गई थी और इतने सालों के बाद एक गवाह सामने आया और उसने कहा कि उस पर दबाव डाला गया था। बिल्कुल, और दबाव डाला गया था, ये उसने दावा किया कि धमाके की जांच के दौरान तब की जांच एजेंसी ATS ने उस पर योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार और RSS के कुछ बड़े लोगों का नाम लेने का दबाव उस पर डाला था। 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के एक सरकारी गवाह ने महाराष्ट्र ATS की तब की जांच पर सवाल खड़ा कर दिया है। गवाह ने मंगलवार को NIA अदालत में बताया कि धमाके के बाद जांच एजेंसी ने अवैध तरीके से हिरासत में रख उस पर योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार जैसे कुछ और नाम लेने के लिए दबाव बनाया था और उसके लिए प्रताड़ित भी किया था। आज उस बयान से गवाह मुकर गया और वो बोलता है कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मुझे मुंबई ATS वाले पूना से मेरे घर से उठा के लेके गए, मेरा इलीगल डिटेंशन किया गया, मेरे फैमिली को हैरेसमेंट किया गया और मुझे केवल और केवल 5 RSS के नाम जब तक आप नहीं लोगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे, यही वो बार बार न्यायालय को अपने स्टेटमेंट में बता रहा था। और 5 जो RSS के नाम है वो भी उसने रिकॉर्ड के ऊपर लिए है, बताया न्यायालय को कि उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी असीमानंद जी, इंद्रेश कुमार जी, देवधर जी और काका जी, ऐसे जब तक आप 5 नाम नहीं लोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और 26/11 के वक्त भी उसको इलीगल डिटेन करके रखा गया। मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी के मुताबिक उनके साथ भी ATS ने ऐसा ही सलूक किया था। समीर कुलकर्णी के मुताबिक गवाह ने तत्कालीन ATS अधिकारी परमवीर सिंह और श्रीराव का नाम भी लिया। गवाह के इस खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। अब पूरी तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल का हिंदू विरोधी चेहरा और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, उनका षड्यंत्र अब देश के सामने आया है। साथ साथ में हम शिवसेना दल को पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र में वे सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, जब हिंदू समाज को बदनाम करने का कांग्रेस द्वारा जो षड्यंत्र आज सामने आया है तो उस पर शिवसेना दल
अपना रुख स्पष्ट करें। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की किसी जात और धर्म को जोड़कर आतंकवाद से देखने की कभी कोशिश ही नहीं की है, न ही कभी इस तरह की कहीं बहस में हिस्सा लिया है। इस तरह की बहस और इस तरह की जोड़ने की साजिश और कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग करते रहते हैं। टेलीविजन चैनल पर बैठकर इस्लामिक आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस तरह की बातें करता कौन है और करवाता कौन है, पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 के करीब घायल हुए थे। वारदात में हुए 13 साल बीत चुके हैं और जांच अब एटीएस के बजाय एनआईए के पास है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जैसे 6 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है और खास बात है कि अभी तक हुई 220 गवाही में से 15 गवाह अपने पुराने बयान से मुकर चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मंगलवार को हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के योजना भवन में निर्वाचन आयोग ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव है, ऐसे में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव अधिकारी यहां पर पहुंचे। इस बैठक में शारिक तमाम दलों के नेताओं ने निर्वाचन आयोग के सामने कई तरह की अपनी बातें रखी हैं, मांगे रखी हैं। यह आपको बता दें जया कि एक मुद्दा यह भी है कि जिस तरह से रैलियां हो रही हैं उसको पर भी रोक लगाने की मांग है कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर, तो उसके लिए भी यह दौरा है। आरएलडी के प्रतिनिधि ने निर्वाचन आयोग से चुनाव समय पर कराने और संविधान विरोधी बयानों पर रोक लगाने की मांग की। वहीं बीजेपी एमएलसी एके शर्मा ने महिला मतदाताओं की समीक्षा की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने मांग की चुनावी रैलियों के लिए कोविड नियम समान रहने चाहिए। बिल्कुल समान रहने चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि फिर वो चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो या फिर किसी दूसरे नेता की। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और Kia Carens coming soon। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनडीटीवी के मनीष कुमार से खास बात की है जया, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है और लाखों में उनका बकाया, मतलब लाखों करोड़ में उनका बकाया है। और वो कह रहे हैं कि भाई जो बकाया राशि है वो झारखंड को मिलनी चाहिए, उल्टा उनके पैसे केंद्र जो है काट रहा है। देखते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा भारत सरकार का स्टेक है। यहां पर सबसे अधिक जो गतिविधियां करती हैं तो भारत सरकार उपक्रम करती है, और आज भारत सरकार उपक्रमों में लाखों करोड़ों रुपए का हमारा बकाया है। और 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही, कभी भी इस विषय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। हमने लगातार अपना अधिकार के लिए जो बकाया राशि हैं इसकी मांग करी। राशि देना तो दूर, बल्कि हमारे खाते से पैसे काटे जाते हैं। आज बिजली काटे जा रहे हैं, खाते से पैसे काटे जा रहे हैं, हमारे जो सरकार के जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आज शायद यही है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग अब इसके हकदार नहीं, और संयोग से आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि और कितना हम इसको बदनाम कर सकें, बेइज्जत कर सकें। आज बिजली बनाती है भारत सरकार की उपक्रम, लेकिन यहाँ लोड शेडिंग होती है। डीवीसी भारत सरकार उपक्रम, बिजली हमें नहीं देती, और यहाँ मिलता भी है तो व्यापारियों को मिलता है, गरीबों को नहीं, किसानों को नहीं। महंगाई और बेरोजगारी इस आलम का आलम यह है जया कि अब प्यून बनने के लिए पीएचडी, एमए और कुछ चंद पोस्ट्स के लिए हजारों लोग लाइन में लगकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश से। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट में शनिवार को, जैसा कि हम बता रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी यानी कि माली, पियून, वॉचमैन, ड्राइवर, स्वीपर बनने के लिए बेरोजगारों का मेला यहां पर लगा।
15 पद थे और जो आवेदन थे वो 11,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा जो है लाइन में लगे थे इसके लिए। वोट क्रमांक 16 और 17 के अंदर आ जाए। वोट 16 और 17 के। एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही, रोजगार चाहिए, एक शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। महीने भर बाद ही मामा जी के भाषण की सच्चाई ग्वालियर में दिख गई। ड्राइवर के 5 पद, वॉचमैन के 5 पद, माली के 2 पद, स्वीपर के 1 पद, प्यून के 2 पद के लिए ग्वालियर में कोर्ट जाने वाली सभी सड़कें और गलियां उम्मीदवारों से भर गईं। मैंने ड्राइवरी के लिए अप्लाई किया है और मैं LLB कर रहा हूँ माधव कॉलेज से। और CJ के लिए प्रोफेसर कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन है BSc, लास्ट ईयर चल रही है और मैंने अप्लाई किया है चौकीदार के लिए। PhD वाले भी हैं इसमें तो, अच्छा, पर डिग्री वाले भी हैं, सभी है कंप्लीट है। 2 दिन इंटरव्यू के लिए 11 बोर्ड बनाए गए। इंटरव्यू देने पहुंचे बेरोजगारों की संख्या इतनी हो गई कि कोर्ट परिसर में बैठाने के बाद भी कई युवा बाहर रह गए। उनकी 4 लाइनें लगाई गईं जो कुछ देर बाद ही भीड़ में बदल गई, जिन्हें संभालने के लिए कई बार पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। 6,500 से 12,500 रुपए तक की तनख्वाह के लिए यूपी तक से उम्मीदवार आए। जलवाहक का है, प्यून का है और माली का है, स्वीपर का है और वाहन चालक का है। ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश से आए। तो और कहीं ट्राई किया आपने? जो पद आपको जिस पद की नौकरी लेने आए हैं प्यून के लिए, प्यून की, तो आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए आपने कहीं ट्राई नहीं किया अभी तक? ट्राई किया था लेकिन निकल नहीं। मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या 32,57,136 है। सिर्फ इतने बेरोजगारों को नौकरी देने में करीब 20 साल लग जाएंगे। हर साल राज्य में लगभग 4 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये बेरोजगारी तब है जब स्कूल शिक्षा विभाग में 30,600, गृह विभाग में 9,388, स्वास्थ्य विभाग में 8,592 और राजस्व जैसे बड़े विभागों में 9,530 पद खाली हैं। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। जो फैक्ट बता रहा हूं कि उतनी नहीं दी जा सकती कि जिनने पढ़ा उनको सबको नौकरी मिल जाए। तो हमको रोजगार के वैकल्पिक साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक साधनों की बात की, यानी स्वरोजगार की। तो एक और आंकड़ा देखिए, राज्य में स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 15,24,222 आवेदन आए। 2,25,159 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 99,121 हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 82,000 उच्च शिक्षित युवक हैं। कांग्रेस बेरोजगारों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर रही है। निशाने पर सिंधिया भी हैं। इससे समझा जा सकता है कि शिवराज सरकार के 17 वर्ष का विकास क्या है, रोजगार की क्या स्थिति। जो बड़े बड़े दावे करते हैं महीने में 1 लाख पदों को भरने की, ये उनकी स्थिति है। और ग्वालियर की जो स्थिति सामने है, तो कहां है वो जनसेवक जो अपना स्वागत करवा रहे, रैलियां निकाल रहे हैं, भीड़ भरे आयोजन कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि ग्वालियर की स्थिति है, तो ये जनसेवक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कब सड़कों पर उतरेंगे? बहरहाल वार पलटवार के बीच ये बेरोजगार हर निजाम में कतार में ही रह जाते हैं। कागजों में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देखें तो नवंबर में वो सिर्फ 1.7% रही, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। लेकिन एक और आंकड़ा NCRB का है जो बताता है कि पिछले साल सिर्फ बेरोजगारी की वजह से मध्य प्रदेश में 95 लोगों ने खुदकुशी की थी। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और देव श्रीमाली के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो बेरोजगारी का आलम आपने देखा। महंगाई की भी बात कर लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल तो ये सब महंगे है ही। अब नए साल में महंगाई का एक और झटका लोगों को लग सकता है। 1 जनवरी से शायद यहाँ रेडीमेड कपड़े और जूते चप्पल वो भी महंगे हो सकते हैं। बिल्कुल जी। और जब आप शॉपिंग के लिए निकलेंगे नए साल में तो आपको ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। लेकिन जो कपड़े व्यापार से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि उनका कारोबार पहले ही मंदा हो चुका है, अब धंधा बंद हो जाएगा। ये चप्पल पहले 20 रुपए की बिकती थी, जिसमें GST 1 रुपये था। अब 12% से ऊपर इसके ऊपर GST 2.5 रुपये हो गया। तो गरीब आदमी को इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
दिल्ली के लॉरेंस रोड पर चप्पल की फैक्ट्री के मालिक विजय कुमार बंसल की चप्पलें और जूते देश के दूर-दराज इलाकों में जाते हैं। कोरोना के चलते घाटा खा चुके विजय कुमार अब जूते चप्पल पर जीएसटी बढ़ाने की बात सुनकर नाराज हैं। उनकी सस्ती चप्पलें अब महंगी होंगी, जिससे बिक्री घट सकती है। हमारे कारोबार मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय के लोग पहनते हैं, जिसके ऊपर की पहले 5% जीएसटी था और जो 500 रुपए तक का जूता था उस पर 5% का जीएसटी था और 500 रुपए से ऊपर का जो जूता था उसके ऊपर 18% जीएसटी था। अब सरकार ने जो 1000 रुपए का जूता बनाते थे उस पर भी 12% कर दिया और हमारे कारोबार पर भी 12% कर दिया। जो कि 20 रुपए की चप्पल के ऊपर हम 1 रुपए जीएसटी देते थे, अब वो हमारे को 2.5 रुपए देना पड़ेगा बढ़ाकर। और गरीब आदमी की जेब के ऊपर इसके ऊपर बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा। और दूसरा, फैक्ट्री के अंदर लागत भी बढ़ेगी। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट पर भी जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने की योजना है। यानी 200 रुपए का जो कपड़ा अब तक 210 रुपए में मिलता था, वो अब बढ़कर 224 रुपए तक हो सकता है। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कपड़ों पर जीएसटी 5% रखी जाए। टैक्स बढ़ने से कोरोना काल के घाटे से उबर रहे छोटे कारोबारियों को झटका लगेगा। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम के मुकाबले हमारे कपड़े महंगे होंगे, जिससे हमारा निर्यात कम होने का अंदेशा है। देश की 85% जनता आज भी 1000 रुपए से नीचे का कपड़ा या जूता खरीदती है और वो अब 12% के दायरे में होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस मुद्दे को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजा है और उनसे आग्रह किया है कि इस वृद्धि को स्थगित किया जाए और व्यापारियों से बात करके इस पर सर्वानुमति बनाई जाए। उधर तेलंगाना के कॉमर्स मंत्री और पश्चिम बंगाल के वित्त सलाहकार अमित मित्रा ने भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार को आगाह किया है कि जीएसटी की दर बढ़ने से करीब 15 लाख रोजगार और 1 लाख छोटी यूनिट पर असर पड़ेगा। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर भारत सरकार छोटे और मझोले उद्योगों को फायदा देने की बात कर रही है, दूसरी ओर जीएसटी के बढ़े हुए प्रस्ताव से रेडीमेड गारमेंट और जूते चप्पल के छोटे कारोबारी निराश हैं। उनका कहना है कि अगर जीएसटी के दर बढ़ते हैं तो उनकी लागत बढ़ने के साथ ही उनके प्रोडक्ट महंगे होंगे और उसकी डिमांड बाजार में घटेगी। दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बचपन का प्यार वो गाना आपने भी सुना होगा और जिसने गाया सहदेव दिर्दो। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि सहदेव उस वक्त जब ये घायल हुए वो स्कूटी चला रहे थे। इसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। अभी उन्हें इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है। सहदेव दिर्दो ने बचपन का प्यार गाना गाकर लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने रैपर बादशाह के साथ भी गाना गाया था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की और सवाल ये उठा है, क्या हमारे देश में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि जिस तेजी से अदिति यहां पर मामले बढ़ रहे हैं वो ऐसा ही कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल जया, और दिल्ली और मुंबई खासकर इसके बड़े उदाहरण सामने आ रहे हैं। दोनों ही जगहों पर मामलों में पिछले 24 घंटों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में 496 केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में यानी कि 24 घंटे की तुलना में ही 50% ज्यादा है। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 24 घंटे में 1377 नए मरीज सामने आए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 70% की बढ़ोतरी है। बिल्कुल, तो 50% बढ़े हैं केस, दिल्ली में 70%, मुंबई में बढ़े हैं। दोनों ही शहरों में एक एक मरीज की जान भी गई है। हालांकि अगर हम दूसरी लहर से तुलना करें तो मामले कम लग सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम रोज हर दिन हजारों मामले देख रहे थे। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता पैदा कर रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सख्ती करने का मन बनाया है और दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है। बिल्कुल, और दिल्ली में कोविड के मामले 2 हफ्ते में 166% बढ़ गए हैं। और इस दौरान किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस हुजूम में बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार ने और सख्त पाबंदियों की बात की है।
दिल्ली में कोविड के मामले 2 हफ्ते में 166% बढ़ गए हैं। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज नहीं है। 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं, लेकिन क्या करें, जरूरी है। दिल्ली में येलो अलर्ट का मतलब है सभी स्कूल कॉलेज बंद, सिनेमा जिम स्पा बंद, रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, बस मेट्रो में आधी क्षमता तक सवारी, शादी और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग। जिम मालिक अब एक और लॉकडाउन से परेशान है। पिछले 2 सालों में हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। हम इस समय बहुत दबाव में हैं और इस लॉकडाउन के बाद ये इंडस्ट्री खत्म हो सकती है। आज जो दिल्ली येलो अलर्ट पर गया है, केसेस की बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से यहाँ की मशहूर सरोजनी नगर मार्केट ऐसी दिख रही है। भीड़ अभी भी है और कई लोगों ने मास्क उतार रखे हैं, लेकिन जल्द ही माहौल बदल सकता है क्योंकि दिल्ली तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के ILBS की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के मुताबिक दिल्ली में पहले कोविड के सभी मामलों में ओमिक्रॉन के बस 2 से 3% केस थे, जो अब 30% से ऊपर हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं। हमारे अनुभव के अनुसार ओमिक्रॉन के मामले 2-3% से 30% तक बढ़े हैं, जो कि आने वाले समय में बढ़ेंगे। आने वाले समय में ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा फैलने वाला कोरोना का वेरिएंट बन सकता है। कोविड की फिर से बढ़ती रफ्तार देख मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के प्रमुख सचिवों से मुलाकात की और तीसरी लहर के लिए तैयारी का जायजा लिया। मोहम्मद मुरसलीन के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है और कई राज्यों में सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड पर भी असर इसका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आदित्य, अब बिल्कुल शाहिद कपूर की जो फिल्म आ रही थी जर्सी, उसको लेकर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्पा, सिनेमाघर को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यहां पर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन ऐसे में सिनेमा जगत और सिनेमा घरों के लिए ये बहुत मुश्किल का वक्त है, क्योंकि जो फिल्में अभी रिलीज हुई हैं, जाहिर सी बात है उनके बिजनेस पर तो असर पड़ेगा ही। क्योंकि अगर खाली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 10% शेयर जो है सिनेमा बिजनेस का वो दिल्ली से आता है। और ऐसे में जब सिनेमाघर बंद हो जाएंगे तो जो फिल्में अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं, चाहे वो 83 हो, स्पाइडरमैन नो वे होम हो या फिर पुष्पा हो, उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। बात सिर्फ इन्हीं फिल्मों की नहीं है, बात इनके बाद जो आने वाली फिल्में हैं उनकी भी है। 31 दिसंबर को रिलीज हो रही थी फिल्म शाहिद कपूर की जर्सी, जिसकी जो रिलीज है उसको टाल दिया गया है। शाहिद कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये बताया कि फिल्म की रिलीज को आज की सिचुएशन देखते हुए टाल दिया गया है और अब जो उसकी नई डेट आएगी उसके बारे में आगे बताया जाएगा। सिर्फ जर्सी की बात नहीं है, 7 जनवरी को रिलीज हो रही थी RRR, SS राजामौली जिन्होंने बाहुबली बनाई थी उनकी फिल्म है और उसमें 2 बड़े सुपरस्टार्स हैं, जैसे जूनियर NTR हैं और साथ में है रामचरण। ये फिल्म मेगा बजट फिल्म है और पैन इंडिया रिलीज हो रही थी। जाहिर सी बात है कि इसकी रिलीज को लेकर भी सोचा जाएगा और शायद हो सकता है अब इसकी रिलीज ना हो। खबरें ये भी आ रही थी कि जर्सी के अलावा जो पृथ्वीराज है उसको भी OTT पे हो सकता है OTT पे रिलीज किया जाए, क्योंकि जो आने वाली फिल्म है सिर्फ उन्हीं की रिलीज की बात नहीं है जो अगले 1-2 हफ्ते में आ रही हैं। क्योंकि जैसे ये फिल्में रिलीज होंगी या जैसे ये फिल्में रिलीज नहीं होंगी तो इसका असर जो उसके बाद आने वाली फिल्म है उन पर भी पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही सिनेमाघर खुले थे, प्रोड्यूसर्स ने और फिल्मकारों ने जो रिलीज डेट्स थी अपनी फिल्मों की वो सब उनका अनाउंसमेंट कर दिया था, उनका ऐलान कर दिया गया था। और अब जबकि माहौल ऐसा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि वापस दिल्ली में सिनेमाघर कब खुलेंगे और बाकी राज्य क्या निर्णय लेंगे, तो सिनेमाघरों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए और फिल्म जगत के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उधर दिल्ली में मरीज परेशान हो रहे हैं क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ डॉक्टरों की इमरजेंसी मीटिंग के बाद कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स हड़ताल वापस ले सकते हैं जया, लेकिन ये हड़ताल तो जारी है अभी।
बिल्कुल, ये हड़ताल अभी जारी रहेगी। डॉक्टरों की दो अहम मांगे हैं। सोमवार को पुलिस ने जिस तरीके से बदसलूकी की थी डॉक्टर्स के साथ, उस बदसलूकी के लिए वो चाहती है कि दिल्ली पुलिस माफी मांगे। पुलिस ने अब तक माफी नहीं मांगी है। और मांग ये भी है कि नीट पीजी की जल्द से जल्द काउंसलिंग की लिखित गारंटी मिले। बिल्कुल, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री पुलिस बदसलूकी के लिए खेद जता चुके हैं और इस बीच एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने कल का प्रदर्शन वापस ले लिया है। मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उससे हमें लग रहा था कि मिनिस्टर साहब एक तो नीट पीजी के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया और बिल्कुल, और कल जो मेडिकल फ्रेटर्निटी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हुआ था उस पे जो उन्होंने खेद व्यक्त किया, लेकिन उसके बाद जो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है कि दिल्ली पुलिस और उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं आना, इसी वजह से आप हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा आश्वासन के बावजूद हम अभी ये देखना चाहते हैं कि इस आश्वासन जो मिनिस्टर साहब ने दिया है उसमें वो क्रेडिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टरों की इस हड़ताल की मुख्य वजह क्या है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी से क्या कुछ समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है, बता रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर मनीष। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा फर्स्ट वेव में लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, सेकेंड वेव में ऑक्सीजन नहीं था, थर्ड वेव में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आपको मैं बता रहा हूँ कि एक हमारा जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसकी अगर ड्यूटी लगती है, इमरजेंसी ड्यूटी लगती है, तो वो कम से कम 36 से 38 घंटा, कोई 50 घंटे भी काम करना पड़ जाता है उनको एक स्ट्रेच में। इतना ज़्यादा पीपीई किट में काम करना पड़ता है। और आप समझ लीजिए जब से ये कोविड आया तब से वो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। ना अपने पेरेंट्स से मिल पाते हैं सही से, ना अपने उनकी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड था, जो 45,000 डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो नीट पीजी क्वालिफाई करके बैठे हैं घर पे, आप उनको लाइए जल्द से जल्द। आप कोविड का थर्ड वेव एंटिसिपेट कर रहे हैं, आने वाला है, और आपके 45,000 डॉक्टर्स घर पे बैठे हैं। जब आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं तो आप बोलते हैं कि एमबीबीएस के थर्ड ईयर स्टूडेंट और फोर्थ ईयर स्टूडेंट अब काम करेंगे। आप अनट्रेन जो जिनको बिल्कुल ही ट्रेनिंग नहीं दी है उनसे आप काम कराने को तैयार है, और जो बिल्कुल ट्रेंड बैठे हैं उनको आप घर बैठा रखें। और इस वक्त खबर आ रही है इत्र कारोबारी से जुड़ी हुई। पीयूष जैन के घर पर जो पिछले 5 दिनों से रेड चल रही थी वो आखिरकार खत्म हो गई है। और जैसा कि लगातार जानकारी आई है कि कई करोड़ कैश जो है वो उनके घर से मिल चुका है। और कानपुर से 177 करोड़ कैश बरामद हुआ है, कन्नौज से 19 करोड़ कैश बरामद हुआ है। और आसपास के लोग जो हैं, और सभी लोग ये हैरान है जया इस बात से कि स्कूटर पे चलने वाला, कुर्ता पाजामा पहनने वाला और साधारण सा ये दिखने वाला ये व्यक्ति, आखिरकार इसके पास ये बेहिसाब दौलत आई कहां से। बिल्कुल, ये बेहिसाब दौलत कहां से आई। जो कैश है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये संदूक कहें, ट्रंक कहें, इस पर भरकर ले जाया गया है। एसबीआई के अधिकारी पहुंचे थे, उसको गिनने के लिए काफी वक्त भी लगा था। और यहां पर अब ये रेड जाकर खत्म हुई है। 5 दिन बाद ये रेड खत्म हुई है। सोने की कीमत लगभग 11 करोड़ के आसपास जो है बताई जा रही है वो बरामद हुई। और इसको लेकर हमने अदिति देखा बहुत सियासत भी हुई है। हमने यहां तक कि प्रधानमंत्री को सुना, उनके बयानों में कहीं ना कहीं इत्र कारोबारी का जिक्र आया। समाजवादी पार्टी से उससे जोड़ने की बात यहां पर नजर आई। वहीं अखिलेश यादव ने भी उस पर रिएक्शन दिया था और ये कहा था कि ये हमारे नहीं बल्कि बीजेपी के हाथ में है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जब कार्रवाई चल रही है रेड की, ऐसे में और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और उसको जिस तरीके से सियासत इस पर हुई, काफी एक बड़ा ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, और ये जो इनके घर से जो हम संदूकें या बक्से निकलते हुए देख रहे हैं जया, 46 थी इनकी संख्या जिन पैसों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाया गया। 23 करोड़ का विदेशी सोना जो है वो यहाँ पर मिला है, 23 किलो मिला है ये। और इसके अलावा जो 600 किलो चंदन का तेल मिला है उसकी कीमत भी 6 करोड़ के करीब बताई जा रही है। तो तहखाने मिले, दीवारों से पैसे निकले, फर्श जब उखाड़ी गई तो वहां से पैसे निकले, गद्दों से पैसे निकले। स्थिति ये थी कि जब अधिकारी पहुंचे थे जीएसटी के तब उन्हें इतना नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने पैसे निकालना शुरू किए तो एक के बाद एक मशीनें मंगवानी पड़ी नोटों को गिनने के लिए, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जो अधिकारी पहुंचे थे वो उसे गिन पाने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद मशीनें लानी पड़ी। कुल 196 करोड़ जो कैश है वो यहां पर बरामद किया और 5 दिनों तक ये रेड चली है। कानपुर से 177 करोड़, कन्नौज से 19 करोड़ कैश बरामद हुआ है। और अब आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि जीएसटी की तो कार्रवाई चली रही थी, क्योंकि ये सोना मिला है तो डीआरआई भी इसमें अब शामिल हो गया है। इसके अलावा जो आयकर विभाग है कि कहीं ये टैक्स चोरी का मामला तो नहीं है, वो इसमें शामिल हो गया है, कहीं ये हवाला का पैसा तो नहीं है, स्मगलिंग का मामला तो नहीं है, इसलिए इसमें ईडी की भी जांच जो है वो शुरू हुई है। तो कई स्तरों पर जांच हो रही है। पीयूष जैन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और ये मामला ऐसा है जिसमें
हर तरफ से सबका ध्यान खींचा है। बिल्कुल, हर तरफ से ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि जब तस्वीरें ऐसे आएंगी लगातार, ये हमने देखा था कि नोटों की गड्डियां किस तरह से सामने थी और उसकी गिनती चल रही थी और 5 दिन लगे हैं। 24 दिसंबर को जीएसटी ने पहले ये रेड किया और कल रात जाके ये रेड खत्म हुई है। 5 दिन बाद जाके जो बरामदगी हुई है उसमें साफ तौर पर 177 करोड़ कैश कानपुर से, 19 करोड़ कन्नौज से, कुल 196 करोड़ जो है कैश बरामद हुआ है। 23 किलो सोना बरामद हुआ है जिसकी कीमत 11 करोड़ है। तो यहां हम अदिति बता रहे थे कि किस तरह से इसको लेकर सियासत भी हुई है इस मामले को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में जो रेड में जो बरामदगी हुई है, जो कारोबारी है, इत्र कारोबारी, यहां पर दोनों ही पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे को बता रहे थे कि किस तरह से ये उनके आदमी हैं और इसको लेकर सियासत काफी तेज हुई। और क्योंकि चुनाव का मामला है तो ये भी सवाल उठ रहे थे कि कहीं ये पैसा चुनाव में तो इस्तेमाल नहीं होने वाला है। आपको प्रधानमंत्री से लेकर अखिलेश यादव, अमित शाह सबके बयान सुनवाते हैं। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है। देश प्रदेश में बात झारखंड की, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और अब उन्होंने कहा है कि उनके राज्य को केंद्र विशेष राज्य का दर्जा ना दे, पर कम से कम राज्य को जो बकाया है कम से कम वही दे दे तो वो राज्य का ठीक से विकास कर पाएंगे। उनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार बकाया तो दे नहीं रही, उल्टा पैसे काट रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष कुमार की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ये पूरी बातचीत देखिए। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी हाल ही में पिछले सप्ताह यहां पर एंटी कन्वर्शन बिल पास कराया गया है, जिसके विरोध में बीजेपी अब सड़क से लेकर राजभवन तक मार्च कर रही है। ये बताइए, एंटी कन्वर्शन बिल को लेकर बीजेपी को की जो आपत्ति हो कितनी जायज है? देखिए, पहली बात तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज ऐसा लग रहा है कि मॉब लिंचिंग के समर्थन में आ गई है। आखिर ये कानून में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे लोगों को डरना चाहिए। कानून तो बनाए जाते इसीलिए हैं कि लोग गलत काम ना करें। और विगत 2014 से जो देश के अंदर स्थिति बनी और झारखंड जैसे शांत आदिवासी बहुल क्षेत्र में, जहाँ सदियों से लोग बहुत शांत शालीन और वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत सरल और बहुत कहा जाए शांतिप्रिय होते हैं, देश में उदाहरण है। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग मारे गए, यहाँ कहा जाए कि मॉब लिंचिंग का पैड बन गया था, लिंचिंग पैड इस राज्य का संज्ञान में आया था। एक डर, एक भय, एक दहशत का माहौल चारों तरफ से रहा। हम अपने पुरानी परंपरा के साथ शांत शालीन और निर्भीक होकर लोग रहें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और
इसमें उनको क्या चिढ़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनका कहना है कि जल्दीबाजी में लाया गया, बहुत ज्यादा प्रो माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी वहाँ क्या माइनॉरिटी एक्ट कोई बिल था क्या? हिंदू था या मुसलमान था कि सिख था कि ईसाई था कि आदिवासी था, कहीं तो ऐसा वर्ड नहीं है उसमें। ये तो मॉब है, मॉब किसी का भी हो सकता है। जब तक आप कोई ऐसी घटनाएं नहीं को अंजाम देते हैं तो वो तो एक कागज का टुकड़ा है। जब आप कोई गलत करेंगे तब ये कागज एक डंडा का रूप अख्तियार करेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है किसी षड्यंत्र का एक षड्यंत्र की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे लगता है ये कानून आने के बाद वो षड्यंत्र उनके सफल नहीं होंगे, अमल में नहीं ला पाएंगे, यही डर होगा। आपका 2 साल पूरा हो रहा है, ये बताइए 2 साल का आपका अनुभव क्या रहा? देखिए 2 सालों में पहली बात तो झारखंड जैसे पिछड़ा राज्य जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग सबसे अधिक रहते हों, ये ऐसा वर्ग रहा है जहां बेचारे बहुत हमेशा से संघर्ष करते रहते हैं। आज इस वैश्विक महामारी में भी उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो सुख दुख हर वक्त उनके साथ खड़ी है। और आज आप देखेंगे कि ये सरकार उनके दरवाजे पर खड़ी है और उनको उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। उनके चेहरे पे मुस्कान आपको दिखेगा, रात हो या दिन, 24 घंटा कहीं ना कहीं आप सरकार के कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जहां लोग उसकी आज तारीफ करते हैं। नीति आयोग की रैंकिंग में झारखंड भी काफी पीछे है, मतलब नीचे से कुछ राज्यों में झारखंड भी एक है। क्या आपको भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? देखिए ये राज्य तो सुनियोजित तरीके से इसको पीछे किया गया है, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग हैं और इनका शोषण तो आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। जबकि इस राज्य को तो देश के अग्रणी राज्यों में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य को दिशा देने वाले जो लोग थे वो झारखंड विरोधी रहे हैं, जिनको ना इस राज्य से कोई लेना देना, ना यहाँ के आदिवासियों से, ना दलितों से, ना पिछड़ों से, ना अल्पसंख्यक से। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो आदिवासियों के पक्षधर रहे हैं, उन्होंने काफी इसके। देखिए प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं वो आकाशवाणी है, भगवान बोल रहा हो, लेकिन हकीकत उसका कुछ और है। कैसे? आज आपको पता होना चाहिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा भारत सरकार का स्टेक है। यहाँ पर सबसे अधिक जो गतिविधियां करती हैं तो भारत सरकार उपक्रम करती है, और आज भारत सरकार उपक्रमों में लाखों करोड़ों रुपए का हमारा बकाया है। आपने और मांगा है कभी? 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही, कभी भी इस विषय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। हमने लगातार अपना अधिकार के लिए जो बकाया राशि हैं इसकी मांग करी। राशि देना तो दूर, बल्कि हमारे खाते से पैसे काटे जाते हैं। आज बिजली काटे जा रहे हैं, खाते से पैसे काटे जा रहे हैं, हमारे जो सरकार के जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आज शायद यही है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग अब इसके हकदार नहीं, और संयोग से आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि और कितना हम इसको बदनाम कर सकें, बेइज्जत कर सकें। आज बिजली बनाती है भारत सरकार की उपक्रम, लेकिन यहाँ लोड शेडिंग होती है। डीवीसी भारत सरकार उपक्रम, बिजली हमें नहीं देती, और यहाँ मिलता भी है तो व्यापारियों को मिलता है, गरीबों को नहीं, किसानों को नहीं। ये बताइए, आपने चुनाव में बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए गए। इसका देखिए आपको पता, कारण आपका अपने सहयोगियों से भी तनाव रहा है? नहीं, कोई तनाव नहीं, हमें सहयोगी से कोई तनाव नहीं रहा है। आज आप देखेंगे कि 1.5-2 सालों में तो अभी साथ साथ कोरोना चल रहा है। एक तो हम लोग घरों में बंद रहे हैं लंबे समय तक,
और विगत अभी 4-6 महीना से जो हम लोगों ने गतिविधियां की हैं और जो लगभग हम लोगों ने राज्य में 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। आज आप देखिए यहाँ पर लोगों को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, उनको 10 रुपये में धोती साड़ी मिल रही है। जिसको 2 वक्त का अनाज नहीं मिल रहा था, उन सबको राज्य सरकार अपने जिम्मे से राशन कार्ड उपलब्ध करा करके राशन दे रही है। बूढ़े बुजुर्गों को जीवन यापन दवा के लिए 1 रुपया उनके जेब में नहीं होता था, आज पेंशन यूनिवर्सल हम लोगों ने किया। और आज इस राज्य में कोई भी जाति धर्म का, कोई ना आदिवासी दलित पिछड़ा, इससे ऊपर सोचकर हम लोगों ने इस राज्य में जितने भी गरीब गुरुआ लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम सरकार पेंशन देगी। मेरा एक अंतिम सवाल है, जब आप सरकार में आए थे तो आपने कहा था कि पिछली सरकार का बीजेपी के समय के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराएंगे, लेकिन उन जांचों में कभी कोई अभी तक कोई ऐसा ठोस, देखिए जांच अपनी जगह कई चीजों पे जांच चल रही हैं और जांच का जो सिलसिला है किसी में कम है किसी में अधिक है वो चलेगा, लेकिन इसके अलावा जो राज्य की जनता जो करके चला गया उस गरीब को उससे क्या लेना देना, वो तो उसका जो खाना जो लूटना था लूट लिया। अब हम उसको राहत कैसे दें, उनको शांति कैसे दें, ये भी हमारी प्राथमिकता है। आज आप देखिए कि आज गांव-गांव में सरकार उनके साथ खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है, और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं ये कभी नहीं बख्शे जाएंगे, उसका भी समय आएगा, वो भी आप देखेंगे। अभी वो एक अपने सिस्टम से चल रही है, ये एक अपने सिस्टम से चल रही है।